नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में बात करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर पर मराठों का अधिकार कैसे हुआ। अलग अलग कालखंड में अजमेर पर अलग अलग वंशों का शासन रहा। कभी राजपूताना में वो तुर्कों का मुख्य केंद्र रहा, मुगलों का मुख्य केंद्र रहा, अंग्रेजों का मुख्य केंद्र रहा। लेकिन जब मराठों का अजमेर पर अधिकार हुआ तो उससे ठीक पहले अजमेर का जो क्षेत्र है ये मारवाड़ के राठौड़ों के अंडर आया करता था और इस समय मारवाड़ के शासक थे विजय सिंह। वो डिटेल से चर्चा करने वाला हूं, ध्यान दीजिए। ये गढ़ है अहिक क्षत्रगढ़, जो वर्तमान नागौर में आता है। इस नाम को पकड़ना, अहिक क्षत्रगढ़। यहां से शुरुआत में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहीं पर मारवाड़ के शासक विजय सिंह जो इस दुर्ग के अंदर थे और बाहर से मराठों ने उनको घेर रखा था, जयप्पा सिंधिया ने। और खुद विजय सिंह के जो भाई थे राम सिंह, वो भी मराठों के साथ में मिले हुए थे, क्योंकि पहले राम सिंह ही जोधपुर के शासक थे, मारवाड़ मतलब जोधपुर। लेकिन विजय सिंह ने अपने भाई राम सिंह को गद्दी से हटा दिया था, इसीलिए राम सिंह ने मराठों से हेल्प मांगी और मराठों को मारवाड़ रियासत में इंटरफेयर का एक मौका मिल गया। तो ये शुरुआत यहीं से होती है, इसी दुर्ग से, इस गढ़ से, जिसको अहिक क्षत्रगढ़ कहा जाता है। ध्यान देना। वर्तमान इसकी जो स्थिति है वो यहां पर है। राजस्थान का एक जिला होता था नागौर, लेकिन 17 मार्च 2023 को राजस्थान सरकार ने इसके टुकड़े कर दिए। पहले इस नागौर में डेगाना, डीडवाना, मेड़ता, मकराना, नावा, जायल, खींवसर, लाडनू, परबतसर ये भाग आया करते थे। अब इसको तोड़ दिया तो एक नागौर जिला अलग हो गया और एक डीडवाना कुचामन आपका अलग हो गया, जिसमें डीडवाना कुचामन में लाडनू, डीडवाना, परबतसर, नावा, मकराना, कुचामन ये क्षेत्र इसमें आ गए। मोटी मोटी बात यह है कि उस समय ये अहिक क्षत्रगढ़ यहां पर आया करता था। थोड़ा सा इधर ध्यान देना, ये बीकानेर रियासत का मैप है, ये वाला, ये हिस्सा बीकानेर रियासत का हुआ करता था। बीकानेर के क्षेत्र को कहा जाता था जांगड़ प्रदेश। ये जांगड़ नाम हमको महाभारत काल में भी देखने को मिलता है, लेकिन संयुक्त रूप से देखने को मिलता है, जैसे कुरु जांगड़ा, माद्रेय जांगड़ा। इसका अर्थ यह है कि कभी एक क्षेत्र मद्र देश के अंडर रहा होगा और कभी कौरवों के अधीन रहा होगा, इसीलिए स्वतंत्र रूप से जांगड़ देखने की बजाय संयुक्त रूप से कुरु जांगड़ा या माद्रेय जांगड़ा देखने को मिलता है। ये जो जांगड़ प्रदेश था, इसी जांगड़ प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अहिक क्षत्रपुर, जिसको वर्तमान में हम नागौर कहते हैं। अहिक क्षत्रपुर के अगर टुकड़े करें, अहि क्षत्रपुर, अहि का मतलब होता है नाग या सांप, क्षत्र का मतलब रक्षा करने वाला, छत्र, और पुर का मतलब नगर। तो ऐसा नगर जिसकी रक्षा स्वयं नाग करे। अब नाग का मतलब यह नहीं है कि कोई किंग कोबरा या कोई सांप बैठकर रक्षा कर रहा होगा। हमारे जो सोर्सेज हैं उसमें ज्यादातर बातें सिंबॉलिक लिखी गई होती है। नाग रक्षा करने का अर्थ यह है कि यहां के नाग वंश के जो शासक थे वो इस क्षेत्र के रक्षक थे और इसी के कारण इस क्षेत्र को अहिक क्षत्रपुर कहा गया। बाद में ये नागपुर हुआ और नागपुर से होता 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 नागौर हो गया और इसी अहिक क्षत्रपुर में ये वाला जो गढ़ है ये यहां पर, जिसको अहिक क्षत्रगढ़ हम कहते हैं। क्लियर इतनी बात? बात है 1754-1755 ईस्वी की। मारवाड़ के शासक विजय सिंह जो इस दुर्ग के अंदर थे अपनी रक्षा के लिए, मैं लेकर चलता हूं विजय सिंह के पास में। ये जोधपुर के शासक विजय सिंह जो दुर्ग के अंदर थे। बाहर से डेरा डाल रखा था जयप्पा सिंधिया, इनके पुत्र, और खुद विजय सिंह के जो भाई थे राम सिंह, इन्होंने घेर रखा था। दुर्ग की घेराबंदी इतनी कड़ी कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति ना तो बाहर जा सकता था और ना ही बाहर से कोई रसद सामग्री अंदर दुर्ग में लाई जा सकती थी। अगर मराठों को यह पता चल जाता था कि यह फला व्यक्ति है जो रसद सामग्री की सप्लाई के लिए आया है और अंदर ये लेकर जा रहा है, तो उसके हाथ पैर काट दिए जाते थे और उसके नाक भी उसका काट दिया जाता था।
इस वीडियो का जो सोर्स है वो जोधपुर राज्य का इतिहास भाग 2 गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा जो लिखा गया है, जिसमें और भी बहुत सारे सोर्सेस को कोट किया गया है। तो अब विजय सिंह ने अपने 2 व्यक्तियों को बुलाया। भाई अंदर रसद सामग्री नहीं आ रही, कब तक आप भूखे बैठे रहोगे। फिर इसके अलावा मराठों के नेतृत्व में जो जयप्पा सिंधिया के जो बेटे थे जनकू सिंधिया, वो उन्होंने जोधपुर पर अटैक किया, जालोर पर अटैक किया, फलोदी पर अटैक किया, और विजय सिंह के भाई राम सिंह उनके साथ थे ही। हालांकि यह बात अलग है कि मराठों को जोधपुर में या फलोदी में या जालोर पर जो अटैक किया था तो वहां पर सक्सेस नहीं मिली थी। राठौड़ों ने बड़ी बहादुरी से मराठों का वहां पर सामना किया था, लेकिन फिर भी कब तक आप अपने आप को दुर्ग के अंदर बंद करके रखोगे। तो विजय सिंह ने अपने 2 व्यक्तियों, एक तो खोखर केसर खां और एक कोई गहलोत सरदार थे, उनसे कहा कि 10-10 हजार रुपए का पट्टा देता हूं तुमको, मतलब एक ऐसा क्षेत्र देता हूं जहां से सालाना 10 हजार रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होता है। आज 10 हजार की रकम बड़ी नहीं है, उस समय बहुत बड़ी हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूं 1754-55 ईस्वी की। बोले क्या करना है, आप एक काम करो, किसी भी तरीके से जो जयप्पा सिंधिया है उसकी हत्या कर दो। बोले ठीक है, कर देंगे। वो दोनों गए, किसी व्यक्ति के माध्यम से मराठों के कैंप तक पहुंचे। जयप्पा, मौका लगते ही जयप्पा सिंधिया को मार दिया। हालांकि यह बात अलग है कि वो दोनों भी मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन जैसे ही जयप्पा सिंधिया की हत्या की गई, जयप्पा सिंधिया की अभी भी छतरी बनी हुई है। आप कभी नागौर में जाना, एक जगह आती है मेड़ता, वहां पर एक गांव आता है ताऊसर का बास, उसी ताऊसर में जयप्पा सिंधिया की छतरी बनी हुई है। छतरी का मतलब होता है स्मारक। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थान पर स्मृति के लिए एक कोई स्मारक बना दिया जाता है। राजपूताना में जगह जगह आप ये देखेंगे, तो मतलब राजस्थान में उसको छतरी कहा जाता है उस स्मारक को। तो ताऊसर में जयप्पा सिंधिया की आज भी छतरी बनी हुई है। तो जयप्पा सिंधिया की जब हत्या की गई तो मराठे इससे और ज्यादा उग्र हो गए और अंततः मारवाड़ के शासक विजय सिंह को मराठों के साथ में संधि करनी ही पड़ी। इनको संधि करनी पड़ी। संधि क्या की कि अजमेर वाला जो क्षेत्र है वो मराठों को दिया जाएगा। इसके अलावा हर साल मारवाड़ रियासत मराठों को 51 लाख रुपए की रकम भी देगी, और जो राम सिंह हैं उनको मैं मारवाड़ का आधा राज्य देता हूं। मतलब इस संधि के तहत जो 1755 में हुई थी, मारवाड़ राज्य के 2 टुकड़े हो गए। मारवाड़ राज्य, या जिसको हम जोधपुर बोलते हैं, ये एक इधर वाला जो भाग है ये तो विजय सिंह के पास में रहा, ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा। दूसरा वाला जो हिस्सा है ये विजय सिंह को देना पड़ा। ये रफली एक आउटलाइन मैंने खींची है तो केवल आपको समझाने के लिए, क्योंकि आउटलाइन खींचते समय ये देखो सिरोही वाला भाग भी आ गया। हालांकि सिरोही पहले मारवाड़ का हिस्सा हुआ करता था, बाद में फिर यहाँ चौहान रहे, अलग अलग कालखंड में अलग अलग रहा। ये हमारा विषय नहीं है, ध्यान देना। तो मारवाड़ के 2 टुकड़े करने पड़े, 51 लाख रुपए मराठों को देने पड़े। ये तय किया गया कि हर साल देंगे, और इसके अलावा ये अजमेर वाला क्षेत्र, ये वाला, ये मराठों को देना पड़ा। मतलब राजस्थान का, राजपूताना का केंद्र, या जिसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है, या राजपूताना की कुंजी कहा जाता है, जिस पर मुगलों ने भी राजपूताना में इसको अपना केंद्र बनाया। जब मुगल शासक अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपनी सेना रवाना की थी तो मानसिंह और आसफ खां को नेतृत्व देकर 3 अप्रैल 1576 को यहीं से रवाना किया था। आप अजमेर में जाएंगे, एक दुर्ग आता है मैगजीन दुर्ग। कहने का अर्थ है कि मुगलों के समय ये सेंटर रहा, अंग्रेजों के समय ये सेंटर रहा, और मराठों के समय भी ये सेंटर यहां पर बनाया गया। किस प्रकार से प्राप्त हुआ ये बात आपको समझ में आई। एक सवाल यह है कि विजय सिंह और राम सिंह के मध्य ये मनमुटाव हुआ ही क्यों? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से दोनों भाई आपस में लड़ पड़े? उसकी वजह से मराठों को मारवाड़ रियासत में इंटरफेयर करने का मौका मिल गया। तो ध्यान देना, मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह। ये मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह। अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं उसका सोर्स वही जोधपुर राज्य का इतिहास भाग 2 गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया। अभय सिंह के पिता थे अजीत सिंह, जिनके बारे में आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा कि औरंगजेब के समय बालक अजीत सिंह को शासक बनाने को लेकर दुर्गादास राठौड़ पूरे जीवन भर प्रयास करते रहे। हालांकि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब तक दुर्गादास राठौड़ को यह सफलता नहीं मिली थी कि वो अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बना सकें। लेकिन बाद में औरंगजेब की मृत्यु हुई और फिर एक पॉलिटिक्स चली। मेवाड़ के शासक ने सपोर्ट किया जयपुर वालों को भी और जोधपुर वालों को भी। मैं बाद के किसी वीडियो में चर्चा करूंगा। मोटी मोटी बात यह है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह जो है वो मारवाड़ के शासक बन गए। 1724 ईस्वी में अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। किसने की? अजीत सिंह के पुत्रों ने ही कर दी।
ये अभय सिंह जो अजीत सिंह के पुत्र थे, अभय सिंह के भाई बख्त सिंह, ये बख्त सिंह जो नागौर के सामंत थे, मतलब मारवाड़ के अंडर ही आया करता था, नागौर इनके पास में था, अभय सिंह के भाई थे। अजीत सिंह के ये दोनों पुत्र बख्त सिंह और अभय सिंह। तो अभय सिंह के कहने पर बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। सोर्स एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद फिर मैं डिटेल से इस पर थोड़ा सा और चर्चा करता हूं। ये सोर्स ये रहा, पेज नंबर 81, जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग 2। एक तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पढ़ लेना। एक कारण तो ये यहां बताया हुआ है और एक कारण ये यहां पर कामवर खां के द्वारा जो बताया गया है, इसको मैं अब आपको समझाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको पढ़ लेना। कारण क्या बताया गया, जैसा इसमें लिखा हुआ है बुक में, कि जयपुर के शासक थे सवाई जयसिंह। ये जयपुर के शासक सवाई जयसिंह, जिनको चाणक्य राजा कहा गया, मतलब बुद्धि का बहुत उपयोग ये करते थे। हालांकि इनके समय जयपुर की जो स्थापना हुई थी वो इन्होंने ही की थी 18 नवंबर 1727 को। इसके अलावा जो आपका ग्रह नक्षत्र की गणना से रिलेटेड है, उसमें भी इन्होंने बहुत काम किया था। एक ग्रंथ लिखा था जीज मोहम्मद शाही। मतलब इनके समय वास्तुकला का भी बहुत बढ़ावा मिला। इसके अलावा कला साहित्य संस्कृति को भी बहुत बढ़ावा मिला। ये चाणक्य शासक थे, बुद्धि मतलब कूटनीति इनकी बड़ी जबरदस्त थी। ये इस समय 1724 ईस्वी, इस समय ये मुगल दरबार में थे। मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। ये मोहम्मद शाह रंगीला की मैंने फोटो एक ही जगह ले लेना चाहिए था इनको, चलो कोई बात नहीं लिया लगता है। मोहम्मद शाह रंगीला, ये देखो, ये रहा, ये मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल शासक था 1719 से और 1748 ईस्वी तक। नाम के आगे रंगीला है, रंगीन मिजाज का आदमी था। अपनी नंगी तस्वीरें भी बनाया करता था। इसके अलावा नंगा होकर मुगल दरबार में आ जाया करता था, नंगा होकर दौड़ भी लगा लिया करता था और दरबारियों से भी कहता था कि तुम भी उतार दो कपड़े। ये मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो अभय सिंह हैं वो मुगल दरबार में थे। क्यों थे अभय सिंह? क्योंकि अभय सिंह के जो पिता थे अजीत सिंह, उन्होंने पहले के जो मुगल बादशाह थे फर्रुख शेर के साथ में एक संधि की थी। उस संधि के तहत अभय सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया गया था। हालांकि फर्रुख शेर को 1719 में मौत के घाट उतार दिया गया था। फर्रुख शेर की दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। दिल्ली में एक जगह है जिसको त्रिपोलिया गेट कहते हैं, वहां पर जेल हुआ करती थी, वहां पर बंद करके बड़ी बेरहमी से मारा गया था। फर्रुख शेर ने भी बंदा सिंह बहादुर को जैसे मारा वैसे ही उसके साथ में किया गया था। बात यह आती है कि जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने अभय सिंह से यह कहा कि जो बादशाह है, इस समय बादशाह कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। बोले बादशाह जो है वो तुम्हारे पिता अजीत सिंह से नाराज है। बोले क्यों? क्योंकि फर्रुख शेर की हत्या में तुम्हारे पिता का भी हाथ था। 1719 में जब फर्रुख शेर की हत्या हुई थी तो उसमें मराठों ने, सैयद भाइयों ने और जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने, इन तीनों ने मिलकर और फर्रुख शेर को मौत के घाट उतार दिया था। तो अभय सिंह ने पूछा फिर मेरे को क्या करना चाहिए? बोले अगर जोधपुर पर तुम लंबे समय तक अपने वंश का शासन चाहते हो तो अपने पिता की हत्या करवा दो, क्योंकि मुगल शासक तुम्हारे पिता को हटाकर वहां पर अपने किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा, शासन उसको मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर तुम ये चाहते हो कि ये शासन तुम्हारे ही वंश के पास में रहे तो अपने पिता की हत्या करवा दो। हालांकि कुछ कारण ये भी देखने को मिलता है कि अभय सिंह की स्वयं की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी जिसके कारण अजीत सिंह को मौत के घाट उतारा गया। एक कारण ये जो सवाई जयसिंह ने ये कहा कि आप अपने पिता की हत्या करवा दो, जैसा जोधपुर राज्य का इतिहास में लिखा गया भाग 2 में, मैंने आपको अभी सोर्स दिखाया। इसके अलावा एक लेखक और थे कामवार खां। कामवार खां ने यह कहा है कि अभय सिंह के अपनी पुत्र वधू के साथ में जो थे वो अवैध संबंध थे और वो जो पुत्र वधू थी वो इनकी पत्नी थी बख्त सिंह की, अभय सिंह के भाई की। हालांकि जो हम मारवाड़ के सोर्सेज देखते हैं उसमें इस तरह की बात कहीं हमको देखने को नहीं मिलती। तो इसका मतलब कामवार खां ने जो लिखा है वो सत्य से कोसों दूर है। यहां पर मोटी मोटी जो बात आती है वो ये है कि अभय सिंह की या तो अपनी महत्वाकांक्षाएं रही होंगी या फिर जयसिंह ने जैसा अभय सिंह से कहा कि बादशाह तुम्हारे पिता से नाराज है और गद्दी से हटाकर अपने किसी व्यक्ति को वहां बैठा दे तो उससे पहले तुम्हारे पिता को हटा दो। तो जो भी रीजन रहे, अलग अलग जो भी रीजन रहे, इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। अभय सिंह अगले शासक बन गए। अभय सिंह 1724 से 1749 तक अगले शासक रहे। 1749 में इनकी हो गई डेथ। इनकी जब डेथ हुई तो इनके पुत्र थे राम सिंह, वही राम सिंह जो मैंने अभी आपको बताया कि अहि क्षत्रगढ़ में बाहर से मराठों ने घेर रखा था और राम सिंह उनका साथ दे रहे थे। तो वो राम सिंह इनके पुत्र थे जो इनकी मृत्यु के बाद 1749 ईस्वी में
जोधपुर के शासक बन गए। लेकिन इनके जो भाई थे भक्त सिंह, जो नागौर के सामंत थे और राम सिंह के चाचा थे, भक्त सिंह ने देखा अच्छा अवसर है, राम सिंह को गद्दी से हटाया और भक्त सिंह खुद जोधपुर के शासक बन गए। ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, 1750 में बने और 1750 से 1752 2 साल तक ये शासक रहे। 2 वर्ष बाद इनकी डेथ होगी, तो 1752 में इनकी मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे विजय सिंह, अब वो जोधपुर के अगले शासक बन गए। ये विजय सिंह, इधर आ जाओ, ये विजय सिंह। अब जब विजय सिंह अगले शासक बने तो राम सिंह को तो गद्दी से हटाया जा चुका था। राम सिंह भी इस अवसर की तलाश में थे कि किसी भी प्रकार से जोधपुर की गद्दी मेरे को मिल जाए। अब चाचा के खिलाफ तो इतना विद्रोह नहीं कर पाए, लेकिन जो चचेरे भाई हैं विजय सिंह, उनके खिलाफ तो विद्रोह कर सकते थे। प्रयास किया जोधपुर जीतने का, प्रयास में सफलता नहीं मिली, तो फाइनली वो सिंधियाओं के पास में गए। मराठों की फेडरेशन होती थी जिसमें पेशवा आपके पुणे में बैठा करते थे, सिंधिया जो हैं वो आपके ग्वालियर में बैठा करते थे, गायकवाड़ आपके बड़ौदा में बैठा करते थे, भोसले जो हैं वो नागपुर में बैठा करते थे और होलकर जो है वो आपके इंदौर में बैठा करते थे। तो राम सिंह ने अपने 2 दूत भेजे, किसके पास में? सिंधियाओं के पास में। सिंधियाओं को बुलाया और फिर यहां पर वो किले की घेराबंदी की गई और वो सारी कहानी मैंने आपको बता दी। तो इस प्रकार से ये अजमेर मराठों के हाथ में चला गया। लेकिन विजय सिंह ने अवसर पाकर मराठों से वो अजमेर फिर से छीन लिया था, लेकिन मराठे फिर से प्रबल हुए और फिर से अटैक किया और वापस से राठौड़ों से फिर से अजमेर छीन लिया था। यह क्या कहानी है, ध्यान देना। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक और वीडियो में मैं एक दूसरी बात कवर करूंगा अगले वीडियो में, कि 2 बड़ी शक्तियां, भारत के उत्तरी क्षेत्र की शक्ति राजपूत, इसके अलावा जाट भी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। महाराजा सूरजमल के समय बहुत शक्तिशाली थे। भारत के दक्षिणी क्षेत्र की शक्ति मराठा। अगर ये शक्तियां आपस में मिल जाती तो बहुत कुछ अलग हो सकता था। पानीपत के युद्ध का जो परिणाम है वो भी चेंज हो सकता था। पानीपत के युद्ध में हालांकि महाराजा सूरजमल ने आरंभिक तौर में साथ दिया था मराठों का, लेकिन वो बाद में पीछे हट गए थे, उसके कारण पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले के वीडियोस में कर चुका। राजपूतों ने मराठों का साथ नहीं दिया था, लेकिन यह विचार करने की बात है ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से भारत के उत्तरी क्षेत्र के जो शासक थे, मुख्यतः जो राजपूत शक्ति थी, उन्होंने मराठों का साथ क्यों नहीं दिया था? उसका मुख्य कारण था पैसा। मतलब पैसे के कारण यहाँ के शासक बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं आगे का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरे सोर्सेस के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ में बात करूंगा कि अगर काश ये ना हुआ होता तो 2 अलग अलग बड़ी शक्तियां वो अगर एक साथ मिलकर अगर मलेच्छों के खिलाफ लड़ती तो बहुत सारे परिणाम जो हैं इतिहास के, आज वो परिणाम बहुत अलग हो सकते थे। हालांकि ये जो वीडियो है राजस्थान की हिस्ट्री के बैच के स्पेशल वीडियोस हैं, मैंने भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर हिस्ट्री के जो वीडियोस हैं, मतलब जो कोर्स है राजस्थान की हिस्ट्री का, वो लॉन्च कर दिया है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर लो, भारद्वाज क्लासेस बाय रमन सर, वहां पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। काफी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो बचे हुए वीडियो हैं वो जैसे 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 रिकॉर्ड होते जाएंगे वैसे वैसे मैं अपलोड करता जाऊंगा। वापस विषय पर आओ। विषय हमारा ये था कि विजय सिंह जो हैं, इन्होंने वापस से मराठों से अजमेर छीन लिया था, लेकिन मराठे फिर से ताकतवर हुए और फिर से अजमेर को राठौड़ों से छीन लिया गया। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा जयपुर की तरफ, और काफी शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि एक और वीडियो में मुझे इसी विषय पर चर्चा करनी है, तो दोहराव ना हो इसीलिए यहां पर शॉर्ट में चर्चा करते हैं। जयपुर में कभी आप गए होंगे, ये आपने इमेज देखी होगी, यह है हवा महल। भगवान कृष्ण का मुकुट होता है, मुकुट के समान ये संरचना दिखाई देती है, ये हवा महल का जो पिछला हिस्सा है वो है। इसको बनाया था जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने। इनके समय भी जयपुर में आर्ट एंड कल्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ और खास तौर से जो चित्रकला था उस चित्रकला का बहुत विकास हुआ। सवाई प्रताप सिंह पूरी जिंदगी भर मराठों के साथ युद्ध में उलझे रहे। क्यों? पैसे को लेकर, कि मान लो कभी सिंधिया हैं वो अपनी एक अलग डिमांड रखते, होलकर उसको कैंसिल करके कहते कि नहीं हमारी एक अलग डिमांड है। तो सब मराठा सरदारों की अपनी एक अलग अलग डिमांड हुआ करती थी और एक बहुत बड़ी धनराशि जो है यहाँ के शासकों को मराठों को देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से जयपुर के शासक और भी बाकी शासक थे, लेकिन अभी विषय यह है, तो जयपुर के शासक प्रताप सिंह को पूरी जिंदगी भर मराठों के साथ युद्ध में उलझना पड़ा। बात है 1787 की और एक जगह आती है तुंगा, जो राजस्थान के जयपुर जिले में आता है। एक जगह आती है, ये जयपुर को भी अब तो खंड खंड कर दिया, टुकड़े कर दिए,
ग्राम पंचायत को जिला बना दिया दूधू सीधे, फिर जयपुर को भी तोड़ दिया, जयपुर शहर अलग कर दिया, जयपुर ग्रामीण अलग कर दिया। खैर, एक जगह आती है बस्सी, बस्सी में एक जगह आती है आपकी तुंगा, जहां से एक नदी निकलती है मोरेल नदी, एक नदी और है मोरेन, वो अलग है। यहां पर एक युद्ध हुआ था 1787 में, जिसको तुंगा का युद्ध कहा जाता है। किसके मध्य हुआ था? जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह, इनका साथ दे रहे थे जोधपुर के शासक विजय सिंह, वही विजय सिंह जिन्होंने अभी मराठों के साथ में संधि की थी और 51 लाख रुपए देना तय किया था, 1755 की बात कर रहा हूं, और इसके अलावा अजमेर देना तय किया था, और इसके अलावा अपने भाई राम सिंह को आधा मारवाड़ दे दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि राम सिंह की जब मृत्यु हुई थी 1772-73 ईस्वी में, तो वो मारवाड़ का आधा राज्य वापस विजय सिंह ने अपने अधिकार में ले लिया था। तो वो बात थी 1755 की। अब बात कौन सी चल रही है? 1787 की, तुंगा के युद्ध की। तुंगा का ये जो युद्ध हुआ, तो सवाई प्रताप सिंह, विजय सिंह और इधर थे महादजी सिंधिया। देखो, मेरे कुछ व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में कहते हैं साहब सिंधिया नहीं है, शिंदे है। भारत के उत्तरी क्षेत्र के जो लोग हैं, इनका उच्चारण अलग प्रकार से, हम लोग सिंधिया बोलते हैं, आप लोग शिंदे बोलते हैं। जैसे आप पुणे बोलते हैं, हम पूना बोलते हैं, उच्चारण का फर्क है, व्यक्ति एक ही है। तो महादजी शिंदे को इस युद्ध में जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने पराजित कर दिया था। क्यों पराजित कर दिया था? क्योंकि इनको बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती थी, 60 लाख रुपए हर साल देने पड़ते थे। आप विचार करो, 1787 की बात है, 60 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो इसीलिए वो नहीं देना चाहते थे सवाई प्रताप सिंह। ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में महादजी शिंदे को पराजित कर दिया गया, जिसके कारण मराठों को ना तो पैसा मिला, इसके अलावा जो प्रतिष्ठा थी वो प्रतिष्ठा भी कम हुई। जब यहां महादजी शिंदे पराजित हुए तो बड़ा अपमानित इन्होंने फील किया अपने आप को, और ये कहा कि अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। लेकिन मराठे जब पराजित हुए तो इसका लाभ उठाया विजय सिंह ने, और विजय सिंह ने वापस से जोधपुर पर अजमेर पर अधिकार कर लिया, और मराठों को जो हर साल ये बड़ी रकम देते थे वो देना भी अब बंद कर दिया। महादजी शिंदे को फिर से एक अवसर मिला, युद्ध तो वापस लड़ना था, प्रतिष्ठा वापस स्थापित करनी थी। तो एक जगह आती है पाटन। पाटन जो वर्तमान में राजस्थान के नीम का थाना जिले में आता है। ये हिस्सा पहले आपके सीकर जिले में आया करता था, पाटन वाला, लेकिन अब सीकर को तोड़कर एक ही अलग हिस्सा आपका बना दिया गया है यहाँ पर। ये आपका नीम का थाना, ये वाला श्रीमाधोपुर, पाटन, उदयपुर वाटी, खेतड़ी, नीम का थाना, ये कुछ हिस्से हैं जो इधर आते हैं। तो 1790 20 जून 1790 ईस्वी को यहाँ पर एक युद्ध हुआ, पाटन का युद्ध। महादजी शिंदे की सेना, एक फ्रांसीसी कमांडर भी थे इनके, डी बोइन, और इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिनको लखवा दादा या लखोबा दादा, अब वही मेरे कुछ व्यूवर्स जो महाराष्ट्र वाले हैं वो कहते हैं साहब लखवा दादा नहीं है, लखोबा दादा है। तो यहाँ जो किताब है उनमें लखवा दादा ही लिखा हुआ है, ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, जोधपुर राज्य का जो इतिहास है उसमें लखवा दादा ही लिखा हुआ है। लेकिन हो सकता है वही उच्चारण का फर्क है, उधर लखोबा या लाखोबा दादा बोलते होंगे, इधर लखवा दादा बोलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मराठों की जीत हुई। अब मराठों की जब जीत हुई तो मराठों ने फिर से मारवाड़ की तरफ अटैक किया यहाँ पर, क्योंकि अजमेर का क्षेत्र उनके हाथों से जा चुका था, और अजमेर के साथ उन्होंने विजय सिंह के साथ में एक और युद्ध लड़ा जिसको डंगा का युद्ध कहते हैं। एक जगह आती है मेड़ता में डंगा, आपके सितंबर 1790 ईस्वी में मराठों ने विजय सिंह को पराजित किया। विजय सिंह को पराजित करने के बाद 1791 ईस्वी में एक संधि करनी पड़ी विजय सिंह को, सांबर की संधि, और उसके तहत वापस से मराठों को हर साल एक बड़ी राशि देना तय किया गया, और अजमेर का जो क्षेत्र है फिर से मराठों को दे दिया गया। तो उम्मीद है ये पूरा विषय बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो अजमेर वाला क्षेत्र है इसका एक अलग महत्व होता था, क्योंकि आप सेंटर में बैठे हो और सेंटर में बैठकर आप बाकी का जो हिस्सा है उस हिस्से को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे हम ये देखते हैं कि जब यहाँ अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने इस अजमेर मेरवाड़ा को अपनी राजपुताना रेजेंसी की राजधानी बनाया था, इस अजमेर वाले हिस्से को यहाँ पर। बाद में हालांकि जब उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि अपने यहाँ तो सब कुछ तपता है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो उन्होंने फिर 6-6 महीने की व्यवस्था की थी 1864 से, कि 6 महीने हम अपने आबू में बैठ लिया करेंगे, और जब फिर गर्मियां पड़ेंगी तो आबू में चले जाएंगे, और सर्दियां पड़ेंगी तो यहाँ आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अजमेर वाला जो हिस्सा है अंग्रेजों ने इसको अपना सेंटर बनाया था, उससे पहले ये मराठों के पास में था। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।